₹52 पे। और ये जानना चाहते हैं कि अब क्या करें। 6 महीने का इनका नज़रिया है। बीच में बीएचईएल में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली, लेकिन अब फिर बाजार के मार के साथ आप देख रहे हैं कि ये भी करेक्ट होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है बाकी के बाजार की तरह। यहाँ पे प्रकाश, ऐसी बातें हो रही थी कि बहुत अच्छा वैल्यू अनलॉकिंग का मौका हो सकता है अगर ये अपने कुछ एसेट्स बेचें और बीएचईएल में उसके कारोबार में अगर एक पिकअप आ जाए, क्योंकि पावर सेक्टर बहुत लंबी मंदी से गुजरा है। तो उन सारी चीज़ों के चलते काफ़ी अच्छे टारगेट्स आ रहे थे। अब आपको चार्ट क्या बताता है, क्या इसमें बने रहना चाहिए? मेरे ख्याल से बने रहना चाहिए। हाँ, आज एक लगता है कि वीकनेस है, लेकिन लोअर लेवल से जहां से बाउंस मिला है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन से बाउंस हुआ है, करीब 22 के आसपास। तो मेरे ख्याल से ज्यादा गिरावट है नहीं और वो लगता है वो ब्रीच नहीं होगा। हाँ, लेकिन एक लेवल दे देता हूं मैं, वो है करीब 49 का। और एक बार 49 चला जाए तो यहाँ पर ऐड करना चाहे तो ऐड कर लीजिए, क्योंकि फिर एक टारगेट बनेगा कोई 75-80। अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है फिर डरना क्या। बीएचईएल तो मुझे पता है, मैं जवान था तब बीएचईएल शायद नहीं, वो एचएमटी थी। बहुत पुरानी कंपनी है, इसमें क्या तकलीफ है, होल्ड करना चाहिए। साहब, अक्सर आजकल बाजार में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की चर्चा होती है। चर्चा हो रही है कि टेस्ला यहां पर आकर मैन्युफैक्चरिंग शुरू करेगा और बहुत ही ज्यादा रुझान है लिथियम आयन बैटरीज का। क्या मदरसन सुमी इन तीनों चीजों में कुछ अगले 1-2 साल में ठोस कदम उठाती हुई दिखेगी? सप्लायर टेस्ला के लिए लिथियम आयन बैटरीज और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, यहां पर क्या रुझान रहेगा? मेरे ख्याल से अगले 5 साल में इस ट्रेंड को आप तूल पकड़ते हुए दिखेंगे भारतीय बाजारों में भी। देखिए, मदरसन ने पिछले क्वार्टर में बताया था कि हम लोगों ने करीब करीब 21% हमारे जो ऑर्डर बुक है वो फुली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है। और जिस कंपनी का आप नाम ले रहे हैं उसके हम एग्जिस्टिंग सप्लायर हैं, तो हमारे लिए तो बहुत ही फायदेमंद है। अगर वो इंडिया में आते हैं तो बहुत ही फायदेमंद है। और बाकी और 1 महीने की बात है, वी विल डिक्लेयर आवर नेक्स्ट ऑर्डर बुक, और उसके अंदर में आप देखिएगा हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल का शेयर जो है कितना हाई जा रहा है। तो आई थिंक थोड़ा सा मुझे कंस्ट्रेंट है कि मैं बिकॉज ऑफ द क्वार्टर एंडेड मैं ज्यादा बोल नहीं पा रहा हूँ, पर इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो भी डिमांड है और अगले 2 साल में आप सोच रहे हैं कि मदरसन कितना उसमें जाएगा, वो हमारे कस्टमर पे डिपेंड करता है। अगर हमारा कस्टमर कहेगा हमारे को इलेक्ट्रिक में जाना है, हमारे को कोई भी दिक्कत नहीं है। वी आर टोटली केपेबल इन हाउस टू गो फॉर ऑल द प्रोडक्ट्स दैट वी मेक इलेक्ट्रिक के अंदर में। तो वायरिंग हार्नेस है, प्लास्टिक पार्ट्स है, सब कुछ है। सारा का सारा हम लोग का जो ऑर्डर बुक है उसके अंदर में आपको डिस्टिंक्शन दिखाएंगे कितना आईसी इंजन है और कितना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है। तो दुनिया भर में जैसे जैसे हमारे कस्टमर चेंज कर रहे हैं, वी आर ऑल्सो चेंजिंग विद दैट। सो हमारे को कोई उससे इफेक्ट नहीं है मेरे हिसाब से। ₹25.80 पे, और ये तो फंसे हुए हैं। प्रकाश, क्या कहेंगे बताइए। 21 हो गया और बहुत ज़्यादा डेटा तो नहीं है, और जो डेटा है वो भी एक तरफ जा रहा है। इसमें आप कैसे रीड करते हैं, कुछ बताइए, कुछ दिखता है क्या? लिस्टिंग हुआ आईआरएफसी का कुछ 25 के आसपास, उसके बाद हम गिरावट देख रहे हैं। मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते भी किसी ने ये बात की थी और वहां पर भी लग रहा था कि यस वीकनेस है, क्योंकि स्ट्रक्चर वीक है। यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है 24 और 25 के आसपास है। अगर अपमूव मिलता है तो वहां पर निकल जाना चाहिए, ये बात तो पक्की है, लेकिन वीक स्टॉक है। मैं कहता हूँ कि इनफैक्ट जो रिसेंट लो हमने देखा है आईआरएफसी में, वो करीब है करीब ₹20 या ₹21 का। अगर वो ब्रीच हो जाता है तो फिर एक फ्रेश गिरावट का दौर शुरू हो सकता है इसमें। तो कहना मुश्किल है, लेकिन एक बात और दे देता हूँ, एक बार ये 22 पार कर लेगा तो वहां पर फर्स्ट इनफ स्ट्रेंथ दिखेगा, फिर करीब 24-25 तक जा सकता है, वहां पर निकलने का मौका मिलेगा जहां पर लिस्टिंग हुई है। ओके, 22 के ऊपर ही आपको इस पर रिकवरी आएगी। और नीचे आपने कहा कि 20 के नीचे जाएगा तो और गिरेगा। कोई स्टॉप लगाने की राय देंगे इन्हें, या कहेंगे नहीं रुकिए, वेट करिए? नहीं, 20 के बाद मेरे ख्याल से फिर एक साइकोलॉजी ब्रीच भी हो जाता है। 20 एक राउंड फिगर है, मेरे ख्याल से वो निकल जाना चाहिए उसके नीचे। तो ₹20 पे स्टॉप लगाइए और उसके साथ आप बने रहिए, इंतज़ार कीजिए। निराश तो किया है इस इशू ने, लेकिन देखिए निकलने का मौका शायद बहुत पहले था। अब इंतज़ार करते हैं, फिर देखिए अगर 20 के नीचे गया तो निकलिए, 22 के ऊपर गया तो आपके नुकसान की भरपाई होगी। ये राय प्रकाश की तरफ से। ऑल द बेस्ट। श्री विनीत तरदेसाई साहब से, आप सीएफओ हैं माइंड ट्री के। विनीत जी, स्वागत है आपका।
माइंडट्री के नतीजे हर पैमाने पर आपको खरे उतरते हुए दिखे। बहुत ही बढ़िया नतीजों के बाद अब आप बताइए कि FY22 के लिए जो आपने डबल डिजिट ग्रोथ और 20% एबिटा में गाइडेंस की वृद्धि बताई है, इसके पीछे क्या तर्क है? अभी जो ऑर्डर बुक हमारे पास है और जो पाइपलाइन भी दिख रही है, जिसमें हम कॉन्फिडेंट है कि उसमें से काफी सारे डील्स हम क्लोज कर सकेंगे, वो देख के हमें कॉन्फिडेंस आता है कि अगले साल डबल डिजिट ग्रोथ मुमकिन है। उसमें आप ये भी देखिए कि हमारा पिछले साल ट्रैवल वर्टिकल, जिसमें हमारा काफी डिपेंडेंस था, उसमें काफी सारा इम्पैक्ट आया हुआ था। अभी जो स्थिति बनी हुई है उसके हिसाब से तो लगता है कि द वर्स्ट हमारे पीछे है, मगर उसको रिवाइव होने में काफी 1-2 क्वार्टर्स और लग जाएंगे, और जैसे ही वो भी आ जाएगा तो ये ग्रोथ और भी स्ट्रांग हो जाएगी। हमारा लास्ट वर्टिकल उसमें जो है बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसमें हमने अब तक हमारा परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा रहा नहीं है, मगर जिस तरह की पाइपलाइन उसमें भी है और जिस तरह से कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है कि उसमें से काफी सारे डील्स हम क्लोज कर सकेंगे, उसके वजह से हमें काफी कॉन्फिडेंस आ रहा है कि अगले साल डबल डिजिट ग्रोथ पॉसिबल है। मार्जिन्स में हमने पिछले 18 महीने से ऑपरेशनल एफिशिएंसी प्रोग्राम्स लॉन्च किए हुए हैं। उसका तो इम्पैक्ट हम रेगुलरली हम उसको रिव्यू करते हैं, उसमें और कुछ ज्यादा कुछ कर सकते हैं वो भी हम कर सकते हैं, मगर अभी ऐसी सिचुएशन है कि हम पिछले 3 क्वार्टर से हम 20% इबिटा के करीब पहुंचे हैं और 20% के ऊपर इबिटा के परफॉर्मेंस दे चुके हैं। तो उसकी वजह से 20% इबिटा मैनेज करना हमको संभव लग रहा है, इसलिए वो हमने गाइडेंस पहले से ही रखा है। जब भी हमने 22%, 23% इबिटा दिखाया, तभी भी हम वही कर रहे थे, सस्टेनेबल बेसिस पे 20% इज पॉसिबल। विनीत जी, एक और चीज़ अगर आप देखें, मैं आपके आंकड़ों को अगर सीक्वेंशियल बेसिस पे देखूं तो आपके जो क्लाइंट्स हैं उनमें से उनकी संख्या में एक कमी आई है, 276 से घटकर अगर आप देखें 270 हुई है। क्लाइंट्स का कॉन्फिडेंस और साथ ही साथ प्राइसिंग ट्रेंड, इस पर आपको क्या लगता है? इस पर कुछ आउटलुक एक्सप्रेस करेंगे आप? क्लाइंट्स का कॉन्फिडेंस और प्राइसिंग ट्रेंड क्या रहेगा यहाँ से आगे चलते हुए? कॉन्फिडेंस तो हमने टेल अकाउंट रैशनलाइजेशन काफी महीनों से कर रहे हैं। जो क्लाइंट स्ट्रैटेजिक है हमारे लिए, वहाँ हम ज्यादा अकाउंट माइनिंग कर रहे हैं, और जहाँ से आपने देखा कि हमारे क्लाइंट्स कम हुए मगर हमारा रेवेन्यू बढ़ रहा है, जिसके मतलब जो हमारी स्ट्रैटेजी, अकाउंट माइनिंग की स्ट्रैटेजी जो रखी हुई है वो काम कर रही है। आगे भी हम ऐसे ही करते रहेंगे, जहाँ क्लाइंट हमारा हमें ट्रांसफॉर्मेशनल पार्टनर की तरफ से देख रहा है, जहां हमारे सर्विस लाइन जो हम क्लाउड में काम कर रहे हैं, डिजिटाइजेशन में काम कर रहे हैं, डेटा एनालिटिक्स में काम कर रहे हैं, जो जहां वो मेल आ जाएगा, वो क्लाइंट्स हमारे लिए स्ट्रैटेजिक है। जो क्लाइंट्स जिसके साथ हमारे रिलेशनशिप्स एक प्रोजेक्ट लेवल पे थे, या ज्यादा उनके एक्सपेक्टेशंस अलग थे, या एरियाज में जहां हमारा एक्सपर्टीज नहीं है, वो क्लाइंट के हम प्रोजेक्ट्स खत्म कर रहे हैं और नए प्रोजेक्ट्स के लिए हम बिड नहीं कर रहे हैं। उसकी वजह से वो टेल अकाउंट रैशनलाइजेशन हो रहा है। मगर ये सब आप देखेंगे तो मैंने जैसे पहले कहा, रिटेल, कम्युनिकेशंस, मीडिया, टेक्नोलॉजी, यहाँ काफी स्ट्रॉन्ग डिमांड है। बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज में भी हमें डिमांड दिखने लगी है, और हमें लगता है कि आगे अगले साल में इसमें भी आप अच्छी तरह से रिकवरी देख सकते हैं।